चलिए आज हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड और उसकी रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मेजर पोर्शन जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है वो हीटिंग इफेक्ट में कवर हो जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट यहां से पहले इसकी रिएक्शन में हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट करते हैं ताकि आगे धीरे धीरे करके कवर होता जाए, बाद में इसकी नेम रिएक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखिए हेडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर रिएक्शन। सबसे पहले इसके अंदर हम जो पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, यहां पे जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फर्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन ये सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं। और आपने देखा भी होगा, अगर पेपर को भी देखा हो, एडवांस का भी पेपर देखा हो, तो क्वेश्चन इस पे रहता है और बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, आसानी से रिवाइज होगा तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहले डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन है। पहली रिएक्शन, मैकेनिज्म के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उस पर अभी समझ नहीं। तो पहला रिएक्शन रिएक्शन विद NaHCO3। ये एक सिंपल रिएक्शन है जो डी कार्बोक्सिलेशन, इसके अंदर अगर बात करें ये डी कार्बोक्सिलेशन का पार्ट नहीं है, पर फिर भी CO2 रिलीज होता है। याद करिए, रिएक्शन ऑफ कंपाउंड विद सोडियम बाइकार्बोनेट, आपने कई बार सुना होगा कि ये, या तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, हाउ मेनी ऑफ द कंपाउंड गिव इफरविशन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। एक तो ये बनता है, या फिर ये बनता है हाउ मेनी ऑफ द कंपाउंड आर सोल्यूबल इन NaHCO3। तो एक ये, तो यहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड की जब बात करते हैं तो हम एक जनरल आइडिया लेते हैं कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमने कंपाउंड लिया, ये कोई भी एसिड ले लेते हैं RAH और यहां पे हमने रिएक्शन लगा दिया NaHCO3। ठीक है, ये हमारे पास N+, ये बेस, ठीक है, रिएक्शन करा रहे हैं। ये एसिडिक, हम इसको एसिड मान रहे, कोई सा भी कंपाउंड है, AH कोई भी एसिड है, इसके पास ये हाइड्रोजन है, ये माइनस इसके साथ रिएक्ट हुआ, ये बना हमारा कंजुगेट बेस Ra-, ये प्लस बन गया H2CO3। ये जो H2CO3 होता है ना, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर, ये, हाँ बिल्कुल सही। तो H2 + CO2 रिलीज हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो H2 + CO2 जब ये रिलीज होता है यहां पे, H2O + CO2 रिलीज हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। तो हम इस तरीके से इस रिएक्शन को समझते हैं कि भाई इस तरीके से रिएक्शन हुआ CO2। अब मुझे एक बात बताना, रेट ऑफ रिएक्शन अगर बात करें यहां पे, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, यहां दो बातें आती है, एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड। यहां पे ये कंपाउंड हमारा एसिड है और ये क्या है, बेस है। एसिड वो होता है जो H+ देता है और बेस वो होता है जो H+ लेता है। एसिड जब H+ दे देता है तो उसके बाद बनता है कंजुगेट बेस, और बेस जब H+ ले लेता है तो बनता है कंजुगेट एसिड। और आपको यह मालूम होगा रिएक्शन करते वक्त कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, कौन सी बैकवर्ड जाएगी। उसके अंदर एक खास पॉइंट होता है कि इफ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन रहा है रिएक्शन में तो रिएक्शन फॉरवर्ड, और अगर वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बैकवर्ड। उसके पीछे रीजन क्या है, जो वीक एसिड होता है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड से ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है, वीक एसिड और वीक बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। किसके रिलेटिव में बात कर रहे हैं हम लोग, उसको समझे। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, यहां पे ये एसिड है और ये आपका एसिड है, तो दोनों को हम कंपेयर करें। बताइए रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने में लिए ये एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए कि नहीं होता। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है वो CO2 का इफॉर्मेशन देगा कि नहीं देगा। क्या बात समझे कि नहीं समझे। ऐसा कोई भी कंपाउंड जो H2CO3 से वो क्या कर देगा, क्लियर है कि नहीं है। इसमें एक ऐसा कंपाउंड आता है, जैसे हम यहां पे एक नॉर्मल बात करें, जैसे मैं यहां अरेंज करता हूं आपको, जैसे ये मैंने लिया फिनोल से ज्यादा एसिडिक हम लोग ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए, हम लोग ले लेते हैं पैरानाइट्रोफिनोल।
पैरा नाइट्रोफिनोल से ज्यादा हमने लिया H2CO3 ले लिया, ठीक है ना, और H2CO3 के बाद हमने ये कंपाउंड ले लिया, ठीक है। इसके बाद आपको मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड, पिक्रिक एसिड सब आएंगे कि नहीं आएंगे। होता क्या है, ये सभी कंपाउंड जो है, अब समझिए, तो क्या फिनोल ये टेस्ट दे सकता है? नहीं दे सकता। पर ये डाइनाइट्रोफिनोल और पिक्रिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, बात समझे कि नहीं समझे। अल्कोहल, जब फिनोल नहीं दे रहा तो अल्कोहल नहीं दे सकता है, क्लियर है। पर यहां पे एक खास चीज है, आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ये नाइट्रोफिनोल जो है, इसकी एसिडिटी क्या है? कम है, पर फिर भी ये टेस्ट देता है। इक्विलिब्रियम का साइन होता है, क्योंकि इनका लगभग थोड़ा सा क्या होता है, मतलब इनके अंदर ज्यादा अंतर नहीं होता, ठीक है ना। तो CO2 रिलीज जो हो रहा है स्टेबल गैस, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो एक चीज आप इसको एक्सेप्शनली फॉर्म में याद रख लीजिए भले, और आता भी यही है कि पैरा नाइट्रोफिनोल क्या, उसकी एसिडिटी, पर फिर भी वो टेस्ट। अच्छा मुझे बताओ, मेटा नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, बात समझे कि नहीं समझे, क्योंकि इन तीनों में यही सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है, क्लियर है ये चीज। तो मालूम पड़ा, मालूम पड़ा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 का इफर्वेशन कौन कौन से कंपाउंड देंगे, ये बहुत क्लियर शॉर्ट में अगर समझे तो भैया साफ है कि H2CO3 से जो ज्यादा एसिडिक हो। मुझे बताओ, एस्पिरिन, एस्पिरिन ये टेस्ट देगा? तुम्हें एस्पिरिन का स्ट्रक्चर मालूम है या नहीं मालूम है? एस्पिरिन का स्ट्रक्चर मालूम है या नहीं मालूम है? सैलिसिलिक एसिड, ये है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, पेन किलर होता है ये, ठीक है। अब जब इसका रिएक्शन हम करा देते हैं किसी भी कंपाउंड, एनहाइड्राइड के साथ करा दे, CH3CO या फिर Cl के साथ करा दे, तो इसका ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? एसाइलेशन। ऑक्सीजन जाके इस पे जुड़ेगा ना। एक मिनट, चलो जल्दबाजी नहीं करते, आराम से करते हैं इसको, ठीक है, इसको आराम से करते हैं, इस क्वेश्चन को आराम से करते हैं। एक अच्छी बात याद आ रही है, हाँ जी। मुझे बताओ इसका नाम बोलो, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ देगा कि नहीं देगा CO2? क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी के अंदर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अलग से लिखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड है, जरा आप लोग इसको देखिए, क्या दोनों में प्रोडक्ट सेम बनेगा क्या? CH3COCl, CH3COCl, क्या दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा क्या? बताओ उसमें क्या होगा? और इसमें ऑक्सीजन अटैक करेगा, समझे कि नहीं समझे। और इसके अंदर आपको मालूम है क्या होगा, इसमें ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और ये आपका सिंपल एसाइलेशन है। क्लियर है कि नहीं है। तो जब हम यहीं पे जब इस रिएक्शन को करा रहे बेटा, यहां पे इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। अगर मैं इस कंपाउंड का रिएक्शन, अगर मैं इस कंपाउंड का रिएक्शन बेटा किसके साथ करा देता हूं, मैं इसका रिएक्शन CH3COCl के साथ करा देता हूं, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसाइलेशन होगा कि नहीं होगा? कहां पे होगा बताइए? ओ पे। तो एसाइलेशन होते ही इस दवा का नाम बन जाएगा एस्पिरिन। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है। एस्पिरिन जो मार्केट में नाम से आती है, डिस्प्रिन नाम से जो आती है। क्लियर है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। दूसरी रिएक्शन हम लोग करते हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई है? तो लिख लेते हैं इसको और क्विक रिवीजन करते हैं, उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको फिर से रिवीजन आए। लिखो अगला टॉपिक, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। मुझे बताइए क्या होता है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन?
हमने यहां कंपाउंड लिया RCO, हाँ जी, NaOH, हीट का साइन, यही था ना। बताइए प्रोडक्ट क्या बनता है? RH, RH, CO2 बाहर, मतलब हम जब इसको बनाते हैं तो क्या बनाते थे, Na2CO3, एज Na2CO3 बनता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, आपको मालूम है जब इस पूरी रिएक्शन में, इस सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, सेकंड रिएक्शन में सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन के अंदर एक खास चीज होती है, इंटरमीडिएट, बोलो क्या बनता है? कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनता है इसके अंदर। जब ये निकलता है तो R पे क्या बनता है? माइनस चार्ज। मेरी बात समझ रहे हो? क्या बनता है इसमें? तो एनायन एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होता है इसके अंदर। क्लियर है? ये ध्यान रखोगे, एनायन एज ए। तो मुझे बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे दे देता हूं आप लोगों को, एनायन एज ए इंटरमीडिएट बनता है, तो मैंने आपसे बोला कि अगर मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, अब बताओ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन की रेट क्या होगी इनमें? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन की रेट, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन की रेट समझ गए कि नहीं समझ गए? कैसे मालूम पड़ा? एनायन बनता है कि नहीं बनता इसमें? क्लियर है? तो रेट क्या हो जाएगा, जल्दी बोले तो क्या हो जाएगा? 3, 1, 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। हाँ, बताइए। ड्यूटेरियम है यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पहले क्या निकालोगे अगर हीट करा, CO2 निकल गया, तो इस जगह कौन सा चार्ज बनेगा? माइनस चार्ज बनेगा कि नहीं बनेगा? अब जैसे यहां माइनस चार्ज बना लीजिए, हमने यहां माइनस चार्ज बना लिया, है कि नहीं है? अब मुझे एक बात बताइए, फ्लिपिंग, अमाइन फ्लिपिंग पढ़ी है आप लोगों ने? अमाइन फ्लिपिंग क्या होता था? अम्ब्रेला इन्वर्जन होता था उसमें। क्यों होता था वो? अमाइन इन्वर्जन में आप लोगों को मालूम है कि जब हम लोग इस तरीके से ये लेते थे, मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड, ये था, इसके अंदर हम लोग बात करते थे, ये अमाइन की बात करते थे। अमाइन इन्वर्जन में क्या होता था? लोन पेयर इधर होता था कि नहीं होता था, और उसका एंटीबॉन्ड जस्ट ऑपोजिट। होता क्या था कि इसके अंदर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी गैप है, इसको डायरेक्ट से समझे हम लोग, ठीक है ना, हालांकि हम लोग दूसरे टर्म में बोलते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्ड के बीच ऑर्बिटल का जो एनर्जी गैप है वो क्या है? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का सबका कम होता है।
अब क्या होगा, जिसकी वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है भाई, जब इनके बीच के ऑर्बिटल का अगर एनर्जी गैप कम है तो ऑर्बिट एक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जा सकता है कि नहीं जा सकता रूम टेम्परेचर पे। तो ये क्या करता है, रूम टेम्परेचर पे ये ऑर्बिटल में माइग्रेट करता है। तो जब ये एंटी बॉन्ड में माइग्रेट करेगा तो ये बड़ा होगा कि नहीं होगा, और जब ये बड़ा होगा तो ये सारे बॉन्ड, और ये छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नाउ दिस इज नोन एज फ्लिपिंग, अमाइन फ्लिपिंग, तो या फिर इन्वर्जन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझे। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, सेकेंड पीरियड। इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है क्या होता है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट के। इसीलिए क्या होता है, नाइट्रोजन के जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है कहां चले जाते हैं। क्लियर है। आगे देखें, ये कार्बन है कि नहीं है, कार्बन भी उसी तरीके से आ गया कि नहीं आ गया। अगर मैं इसका हाइड्रेशन बोलूं तो बिल्कुल यही आएगा कि नहीं आएगा, हाइड्रेशन यही आएगा कि नहीं आएगा। इसमें भी ऑर्बिटल बनेगा कि नहीं। कार्बन कौन से पीरियड का एलिमेंट, अगेन फ्लिपिंग होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब एक बार लोब इधर होगा माइनस और एक बार लोब, तो बताइए कितने प्रोडक्ट बनेंगे। बात समझे कि नहीं समझे। तो इस केस में दो प्रोडक्ट बन जाएंगे आपके। अरे ये बात समझे आप, कैसे बने दो प्रोडक्ट बेटा। ये दो प्रोडक्ट कैसे बने मालूम पड़ा ये आपको, क्योंकि एक बार तो ये लोब इधर होगा कि नहीं होगा, और फ्लिपिंग करके दूसरी बार लोब इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और दोनों बराबर होंगे तो दोनों तरफ एच जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो मतलब यहां पे आप दो प्रोडक्ट बना सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ दोनों में रिलेशन क्या क्या होने वाले हैं, एनाइनशोमर होने वाले हैं। ये समझ में आया। एनाइन बनता है, इसलिए इसकी आपको ध्यान रखना है एनाइन के केस। एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आया। अच्छा अगर मैं यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको, फिर से देखिए, मुझे बताना प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होगा। हटा दो इसको। आपको बताना है ए और बी में क्या रिलेशन है। ए और बी में क्या रिलेशन होने वाला है। डायस्ट्यूमर्स। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं है। चेंजेस कहां होंगे, CO2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एक बार H इधर आएगा और एक बार H। क्लियर है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, डायस्ट्यूमर्स। बना के देखिए आप लोग चाहो तो आगे इसमें, तो एक बार H इधर आएगा एक बार H इधर। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा एक बार बताओ, C माइनस बेस है या नहीं है। C माइनस, कार्बन पे अगर माइनस है तो बेस है या नहीं है। अच्छा आप लोगों ने E1C भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। E1C भी पढ़ा हो तो बताइए उसके अंदर एलिमिनेशन कैसे होता था। पहले क्या आता था, बेस आता था, जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको रिमूव करता था। रिजल्टेंट क्या होता था, कंजुगेट बेस बन जाता था। यही था ना, कंजुगेट बेस का मतलब सी के ऊपर माइनस। वो माइनस चार्ज क्या करता था, लीविंग ग्रुप के एंटीबॉन्ड में इलेक्ट्रॉन देके निकाल देता था ना। और इस मैकेनिज्म को बोलते थे E1CB, जिसमें कंजुगेट बेस लिविंग ग्रुप को निकालता था। अदरवाइज तो अच्छा बताओ, अल्कोहलिक केवेच आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अच्छा मुझे बताओ, अच्छा ये भी पढ़ा है आप लोगों ने कि अगर मैं एलिमिनेशन का एक छोटा टॉपिक लेता हूं ताकि पुराना रिवाइज कर सके हम इसको। मुझे एक बात बताओ, ये फ्लोरीन है और ये मैंने अल्कोहलिक केवेच ले लिया। दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक प्रोडक्ट बनता है ये, एक प्रोडक्ट बनता है ये। इसको बोलते हैं हॉफमैन और इसको बोलते हैं सेटजर। आपको बताना है मेजर कौन। हॉफमैन मेजर है, कारण बताइए। पुअर लिविंग ग्रुप है, रीजन एक्सप्लेन करिए ऐसा क्यों। ऐसा क्यों था कि पुअर लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये ज्यादा बन रहा है। आपको मालूम है लिविंग ग्रुप पुअर होने की वजह से होता क्या था। लिविंग ग्रुप अगर पुअर है
आपको मालूम है E2 एलिमिनेशन में ऐसा होता था, E2 में बेस आता था, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक कराता था, बीटा हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता था, एट द सेम टाइम वो वाला बॉन्ड क्या होता था, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता था और लिविंग ग्रुप, सारी चीजें एक साथ होती थी कि नहीं होती थी। बट अगर लिविंग ग्रुप पुअर है तो हाइड्रोजन पहले निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अरे रेट ऑफ एलिमिनेशन हाइड्रोजन का फास्ट हो जाएगा ना बेटा। और फ्लोरीन वैसे भी आपको समझ में, फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो ये कार्बन पे जुड़े हाइड्रोजन की एसिडिटी को, तो वो आसानी से और एसिडिक हो गया, तो जल्दी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। रिजल्टेंट क्या होगा, यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा कि नहीं होगा, और यहां पे भी डेवलप होगा कि नहीं होगा अगर ये वाले H को निकाले। तो मुझे बताइए नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री या 2 डिग्री? 1 डिग्री, इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बना। समझे? ये था हमने एक्सप्लेन करा था हॉफमैन एलिमिनेशन के बारे में। अब क्या होता है, अगर यही हाइड्रोजन आपका और भी ज्यादा एसिडिक हो जाए तो वहां पार्शियल नेगेटिव की जगह क्या बन जाएगा, फुल्ली नेगेटिव, और वो नेगेटिव चार्ज इसके एंटी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दे देगा कि नहीं दे देगा, और जैसे इसके एंटी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन देगा ये बॉन्ड टूट के क्लियर। उसको क्या बोलते थे उस मैग्नीज को, E1 CB, क्या बोलते थे, याद है कुछ इसके बारे में? E1 CB की कंडीशन 2 थी। पहली बात तो पुअर लिविंग ग्रुप, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चलिए वो छोड़िए, इसके बारे एक बार फिर एक्सप्लेन करेंगे। मुझे इस एग्जांपल को करके बताओ, अगर हमने यहां पे लिया बनाइए प्रोडक्ट, सही आंसर नहीं है अभी भी, मतलब ठीक है, पर मेजर कौन सा बनेगा, मतलब आपको मालूम है? अच्छा मुझे बताओ, ब्यूट 2 इन ही बनेगा क्या? ब्यूट 2 इन GI नहीं शो कर रहा क्या? तो 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस है कि नहीं है? एक सिस और ट्रांस बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ज्यादा कौन बनेगा? बात समझे कि नहीं समझे? इसमें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें ये वाला जो प्रोडक्ट होगा, यहां पे आपको मालूम है इस जगह पे माइनस चार्ज क्रिएट होगा कि नहीं होगा, और ये इसके एंटी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन देगा और ये बाहर चला जाएगा, तो मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा बन रहा है? ट्रांस। ये मेजर होगा, नहीं समझे? ब्यूट 2 इन में ये ट्रांस मेजर होगा। बनने में तो क्या बन सकता है, सिस भी बनेगा, पर मेजर कौन? क्लियर है? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो बताओ कितने प्रोडक्ट? जल्दी ये बात देखिए। हाँ बोलिए, इसमें कहां C माइनस कहां बनेगा, यहां बोलिए, यहां बनेगा कि नहीं बनेगा माइनस चार्ज, है ना? और ये अटैक करेगा जब यहां पे, कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी? आपको मालूम है ये GI शो करता है, याद करो ये GI शो करता था कि नहीं करता था? इसको 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, एक ट्रांस और एक सिस। GI शो करता है ना ये, तो कितने प्रोडक्ट बने? 2 तो बनेंगे इसमें से भी, और सिस और ट्रांस में कौन ऑप्टिकल एक्टिव है?
नहीं मालूम, इसके बारे में नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? जीआई में क्वेश्चन नहीं करा के ये बताओ पहले तो। डेकालाइन, ये कंपाउंड जीआई शो करता है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ ना, हाँ या ना यार? नहीं आ रहा याद, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, ये जीआई शो करता है। अब आपको एक कंडीशन बता देते हैं। सर हमें कैसे मालूम पड़ा कौन सी रिंग जीआई शो करती है? मैं आपको एक सिंपल सा वर्डिंग बता देता हूं। कभी भी एक, अगर दो रिंग है ना बाईसाइक्लो कंपाउंड में, एक रिंग हमेशा याद रखना 6 मेंबर की मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है? एक रिंग क्या है, और दूसरी मिनिमम 5 की होनी चाहिए। ये मिनिमम वर्ड बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो वो कंपाउंड जीआई शो करेगा, वो कंपाउंड जीआई शो। अच्छा मुझे बताओ, एक रिंग 7 की है और एक रिंग 6 की है बाईसाइक्लो में, एक रिंग 7 की है और एक रिंग 3 की है। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर रखोगे? अब क्लियर रखोगे ना इसको? ठीक है, तो ये डेक्लाइन है, ये जीआई शो करता है। इसके बारे में जब आएगा स्टीरियो तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, अभी रहने देते हैं। हाँ जी, क्लियर है ये? हाँ, इसके अंदर ट्रांस वाला ज्यादा बनेगा, ठीक है? पर अभी उसको हमने इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि वो ट्रांस और सिस के बारे में आपको मालूम ही नहीं है, इसलिए अभी नहीं बना। जब जीआई पढ़ाएंगे तो उसी वक्त उसको डिस्कस करेंगे ना, ठीक है? आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मुझे बताइए, 1 मिनट, एग्जाम्पल नंबर सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन की रेट किसमें ज्यादा होगी? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन की रेट किसमें ज्यादा होगी? क्या होगा इसमें? फर्स्ट वाला। कारण 2 डिग्री पे माइनस 3 डिग्री पे माइनस। क्लियर है? ठीक है, समझे? यहां पे यहां सिर्फ दो चीजें, एक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ पढ़ा हम लोग ने? पहला NaHCO3 के साथ, दूसरा हमने किसके साथ पढ़ा? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेट। अब हम आते हैं दूसरा टॉपिक पे जिसको बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? हीटिंग इफेक्ट, जिसके अंदर हम कोई रिएजेंट यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ हीट यूज करेंगे, ठीक है ना? तो हीटिंग इफेक्ट में आते हैं। हीटिंग इफेक्ट, तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं। ये भी सारी रिएक्शन है हीटिंग इफेक्ट में। तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट में लिखिए, फर्स्ट बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, हीटिंग इफेक्ट में बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करते हैं, बीटा कीटो कौन सा? मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है, ऐसा लिया हमने, और ये हमारे पास COOH, हीट कर रहे हैं, अल्फा बीटा, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसको हम गर्म करेंगे तो यहां पे भी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे भी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, और यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका C डबल बॉन्ड O प्लस CO2, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है ये चीज? इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा देखने लायक है, इसकी मैकेनिज्म देखने लायक है, जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से होती है बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड की। बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता क्या है कि जब हम इसको गर्म करते हैं यहां पे, ठीक है ना, तो एक्चुअल में यहां पे हम लोग बात करें तो
यहां पे क्या होता है, इस तरीके से देखिए जरा, ये H इधर निकलेगा, यहां माइनस चार्ज बनेगा, ये माइनस चार्ज इधर की तरफ आएगा, CO2 फॉर्म होगा, और CO2 फॉर्म बॉन्ड होते ही यहां से बॉन्ड टूट के अलग, ये CO2 इधर निकलेगा और ये वाला बॉन्ड उठ के इधर आएगा, जिसकी वजह से यहां पे 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये बनता है 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। देखिए जरा, इस तरीके से होगा तो यहां क्या बन जाएगा, ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ऐसे। हाँ जी, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। अब जैसे ही आप करोगे तो ये वाला जब बॉन्ड टूट के इधर आएगा बेटा, तो ये वाला बॉन्ड जब टूट के आएगा तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड H में होगा और प्लस CO2 रिलीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपको बताने वाली जो बात है ना एक्चुअल में मैकेनिज्म है, वो वैसे भी बता दी जाती है, एक्चुअल में इसमें क्या बनता है, इनोल बनता है, ये बताने वाली बात। बिना इनोल बने ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब जब आप यहां से CO2 निकालोगे ना बेटा, तो ये वाला पाई बॉन्ड इस जगह शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। पर हम लोग क्या करते हैं, आपको मालूम है कीटो और इनोल में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, कीटो की, नॉर्मली कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए हम ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनाते हैं। क्लियर, अगर इनोल ज्यादा स्टेबल होता तो इनोल एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, इस पूरे रिएक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि बीटा कीटो ही हो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपका बीटा गामा पे पाई बॉन्ड है, क्या है, अगर बीटा गामा पे पाई बॉन्ड है और कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर रहे हैं ना, तो भी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। कि बीटा कीटो की जगह मैं क्या बोल रहा हूं, बीटा गामा पे अगर पाई बॉन्ड है तो भी क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं यहां पे कंपाउंड ले लेता हूं COH और यहां ले लिया हमने NH, हीट का साइन। हाँ जी बताइए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पर मुझे एक बात बताइए, पहले ये यहां आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनेगा, और उधर गया तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ज्यादा स्टेबल कौन है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो फाइनल प्रोडक्ट में आप क्या लिख दोगे यहां पे, अरे समझ में आया ये। अच्छा, अगर मैं यहां पे ये क्वेश्चन ऐसे कर देता, ये अल्फा ये बीटा, ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है यहां इनोल ही नहीं बनेगा पहली बात तो। अगर आप इसको ऐसे निकाल के यहां डबल बॉन्ड OH नहीं बना सकते थे, बात समझे कि नहीं समझे। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, ब्रिज हेड पे sp2 कार्बन पॉसिबल नहीं हो सकता, समझे। अच्छा, हाँ जी। अच्छा एक चीज और, अगर आप यहां पे क्वेश्चन को देखो, हमें ऐसे भी दे सकते हैं यहां पे, इसको जरा ध्यान से देखना।
प्रोडक्ट बनाइए। इनोल तो नहीं बोलेंगे उसको ना, इनोल नहीं बोलेंगे उसको। इनोल तो मतलब OH ग्रुप होना चाहिए ना। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप तो ये बताइए। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। आपको मालूम है जब हम लोग करते थे तो आप हमेशा देखिए कहां बनता था, अल्फा बीटा पे पाई बॉन्ड आता था कि नहीं आता था, तभी रिएक्शन प्रोसीड होती थी कि नहीं होती। तो जब यहां पे भी होगा तो अल्फा बीटा पाई बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और आपको मालूम है अल्कीन एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल था जो टोटोमेज नहीं करता। मतलब अगर आपको एक नॉर्मल कंडीशन बताए ना, ए बी डबल बॉन्ड सी, ऐसा कोई भी सिस्टम आता है जिसमें बी डबल बॉन्ड सी हो, ए है और ये हाइड्रोजन अगर एसिडिक है तो टोटोमेज करता था, एच इधर चल जाता था, पाई बॉन्ड इधर आता था। पर इसमें एक कंडीशन ऐसी है कि जैसे ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके लिए बोला जाता है कि ये बिल्कुल भी हाइपर कंजुगेट सॉरी टोटोमेज नहीं करेगा। एक बुक है जैसे आईएलफिनार बुक है, वो बोलती है कि ये वाला कंपाउंड बिल्कुल भी टोटोमेज नहीं कर सकता। क्या हम इसका करवा सकते हैं? तो उसने बोला हाँ, तभी करवा सकते हैं जब बेस जो हो ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो। बेस क्या हो? बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में टोटोमेज करेगा। अगर कोई आपसे पूछे क्या नॉर्मल कंडीशन, नहीं करेगा। क्लियर है? क्लियर है? तो आप भी इसको कभी भी नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया कि बुक में क्या लिखा था, आईएलफिनार में लिखा है तभी कर सकता है जब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो हम ऐसा कंडीशन नहीं लेते, रेयर कंडीशन नहीं लेते। क्लियर हुई बात? तो मुझे बताओ क्या ये वापस से जब बॉन्ड शिफ्ट होके तो ये क्या बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा क्या? क्लियर है? तो टोटोमेरिज नहीं होगा और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट यहां पे ये बन जाएगा CO2। समझे? अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? ये जगह, इस जगह समझ में आया कि नहीं आया? डीकार्बोक्सिलेशन में हम बीटा कीटो, जनरली बीटा कीटो आने वाला है, पर आप क्या लेके चलेंगे एक्स्ट्रा? बीटा गामा पे पाई बॉन्ड भी लेके चलोगे आप लोग, ठीक है। अगर बीटा गामा पे पाई बॉन्ड है तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं, ये एग्जांपल लेता हूं, CH2C, हाँ जी बोलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? जल्दी से बताइए इस वाले में प्रोडक्ट क्या बनेगा? डाइमर बनने की बात तो दूर है, अभी आपको क्या करना है, गर्म किया है ना। तो जब गर्म किया है तो पहले क्या ढूंढोगे? बीटा गामा पे पाई बॉन्ड ढूंढोगे ना। तो यहां देखो ये अल्फा पोजीशन है कि नहीं, ये अल्फा बीटा गामा दिखा ना पाई बॉन्ड। गर्म करेंगे तो ये वाला CO2, तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस। क्लियर है? अरे क्लियर है ये चीज? हो गया? एक क्वेश्चन बताओ इंटीजर में, इस तरह का क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन नहीं बट इसी तरह का क्वेश्चन एडवांस में आया था, ठीक है ना। उसने पूछा हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 रिलीज। आपको तो मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट भी बनाना है इस क्वेश्चन के अंदर। फिनोल, आपको प्रोडक्ट भी बताना है इसके अंदर। हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 रिलीज
और फिर उसके बाद आपको बताना है इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहली बात, ये दोनों CO2 रिलीज होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये वाली पोजीशन अल्फा बीटा गामा पे है, तो मतलब ये भी CO2 निकल सकता है और ये भी और ये भी, और एक ही कार्बन पे 2 COH है। अभी इससे पहले केस बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था, तो टोटल अगर बात करें 5 CO2 रिलीज होंगे कि नहीं होंगे, तो ये बन गया हमारा कंपाउंड। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर हम यहां पे एक चीज और ले लें, जैसे हाँ कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्म हम्म हो गया। वो इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट तो नॉन एरोमेटिक बन सकता है। आप याद करो, एरोमेटिक हम जब पढ़ रहे थे, हम लोग जब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, तो अरेनियम आयन जो बीच में बना था वो भी तो नॉन एरोमेटिक था ना। तो यहां पे पहले क्या होगा, ये आप मुझे बताइए, टोटोमेरिस करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये टोटोमेरिस करेगा तो आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा इस तरीके से, होगा कि नहीं होगा। अब तो हो जाएगा ना हीटिंग इफेक्ट से। अब वो CO2 निकल गया, फिर उसके बाद टोटोमराइज करके वापस ही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। क्लियर। और इसमें कोई डाउट है क्या, ये तो नॉर्मल था, ये तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें भी टोटोमराइज हो जाएगा आसानी से। ठीक, चलिए, तो ये हमने देखा बीटा कीटो के बारे में देखा। और या फिर आप क्या कर सकते थे, बीटा मतलब बीटा गामा पे पाई बॉन्ड देख सकते थे, ठीक है ना। इसके अलावा हम एक चीज और देखते हैं, ये तो हो गया हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड नॉर्मल की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको मालूम है डी कार्बोक्सिलेशन में एक रिएक्शन और है जो आप लोगों ने फ्री रेडिकल में पढ़ा, वो भी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। मैं उसको जरा मैं देखता हूं आप उसका नाम बता पाते हैं नहीं बता पाते। RCH2CO, ये क्वेश्चन है, ये भी डीकार्बोक्सिलेशन है, और ये आपने हो सकता पढ़ा भी हो, नाम तो जरूर सुना होगा। चलो नाम बोल देते हैं पहले, इसका नाम है हुंस डीकर रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या बनता है ये बताओ। आपको मालूम है इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले Ag का सोल्ट बनता था, तो फिर उसके बाद Br जुड़ता था,
ये कंपाउंड हमारा इस तरीके से बनता, हम पूरी तरीके से मैकेनिज्म नहीं लिख रहे हैं, हम यहां लिख रहे हैं ये बनता था आपका OAG। फिर उसके बाद रिएक्शन में मालूम है फ्री रेडिकल रिएक्शन होके ये कंपाउंड आपका बनता था RCH2COO बनता था कि नहीं बनता था, ये टूटता था, यहां फ्री रेडिकल बनता था, ये RCH2COO O डॉट प्लस Br डॉट, ये रिएक्शन करते थे बेटा यहां से इस तरीके से, और ये CO2 रिलीज हो जाता था, और ये बनता था आपका RCH2 प्लस CO2 प्लस Br डॉट फ्री रेडिकल, ये आपस में जुड़ जाते थे, और ये एल्काइल ब्रोमाइड बनाने का मेथड था RCH2Br। याद है कि नहीं है? इसमें एक प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा बन सकता है, मालूम है क्या? जब आप इसको लिए और ये कंपाउंड, तो ये बन जाता था आपका COOO, ये हो जाता था CH2R, इसको बोलते थे ईस्टर। बनता था कि नहीं बनता था? इस रिएक्शन को बोलते थे हुंस डीकर। डीकार्बोक्सिलेशन है कि नहीं ये भी? बट अगर आयोडीन ले लेते थे ना तो रिएक्शन का नाम बदल जाता था। याद करो क्या है वो रिएक्शन का नाम? हो जाता बाल्सिमान रिएक्शन, बाल्सिमान सिमोनियन रिएक्शन, सॉरी। नहीं, सिमोनियन रिएक्शन हो जाता था। क्या बाल्सिमान तो वो रिएक्शन था जिसके अंदर हम लोग बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन HbF4 के साथ कराते थे, तो उसके अंदर फ्लोरोबेंजीन बनता था, वो बाल्सिमान रिएक्शन थे। ठीक है ना? ये रिएक्शन में अगर सुनो मेरी बात, अगर I2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग, तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बन जाता है? ईस्टर एज ए। उस केस में ये वाला प्रोडक्ट, आयोडीन वाला प्रोडक्ट मेजर नहीं बनेगा, ये सिर्फ ब्रोमीन। Cl2 के साथ रिएक्शन नहीं होता, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ Br2 के साथ अगर रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा? एल्काइल ब्रोमाइड एज ए मेजर प्रोडक्ट। अगर I2 ले लिया आपने तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बन जाएगा? ईस्टर बन जाएगा। क्लियर है? उस केस में रिएक्शन का नाम सिमोनिन, और अगर ब्रोमीन ले लिया तो क्या हो जाएगा? हुंस डीकर रिएक्शन। क्लियर है? सिमोनिन और हुंस डीकर रिएक्शन। क्लियर है? I2, अरे ये भी डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? अच्छा मुझे बताइए जरा, हाँ जी, अगला हीटिंग इफेक्ट में ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे हुंस डीकर समझ में आया कि नहीं आया? Ag2। अच्छा चलो मोइस्ट Ag2 के बारे में दो बातें कर लेते हैं। मोइस्ट Ag2 आपने कहां कहां पढ़ा है अभी तक पूरे सिलेबस में? मोइस्ट, चलो उसके बाद ये लिख लो पहले तो जरा, जब मोइस्ट Ag2 आया तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे दें, कहां कहां आया होगा मोइस्ट Ag2। Ag2 मोइस्ट आपने पहली बार इसको पढ़ा था, समझना, RX के साथ। RX के साथ मोइस्ट Ag2O पढ़ा था, हेलोजन डेरिवेटिव में आपने पढ़ा था, जिसके अंदर क्या था, यहां पे मोइस्ट Ag2O ने OH माइनस दिया था, याद करो। तो यहां पे प्रोडक्ट आपका अल्कोहल बना था, याद आया कि नहीं आया? अब एक जगह और याद कराता हूं मोइस्ट Ag2, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में जब N+ बन जाता था, चलो मत याद करो अभी, थोड़ी देर बाद याद करना, दूसरा याद कराते हैं, ठीक है? प्रिलिस्टिव रिएक्शन, प्रिलिस्टिव रिएक्शन छोड़ो वो भी, इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ये तो पढ़ा होगा। अरे यार ये तो पढ़ा था आप लोगों ने। इस कंपाउंड का रिएक्शन अगर मैं करा देता हूं RC डबल बॉन्ड OH के साथ, तो ये इपॉक्साइड बनता था, ये था ना? तो ये इपॉक्सीडेशन रिएक्शन थी, इसी को प्रिलिस्टिव रिएक्शन करते थे, और ये ऑक्सीडेशन में पढ़ा था। मैं कहता हूं कि अगर आप यहां पे ना बेटा मोइस्ट Ag2O भी ले लेते हैं ना, मोइस्ट Ag2O, तो भी आपका प्रोडक्ट यही बनता था। मोइस्ट Ag2O में भी यही वाला प्रोडक्ट बनता है। तो दो जगह ये यूज हुआ, हुंस डीकर में एक और हुआ, चौथी जगह यूज हुआ था हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन।
E2 एलिमिनेशन में हमने 4 एग्जाम्पल पढ़े थे। E2 में पहले हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन निकाला था। दूसरा हमने पढ़ा था डीहेलोजिनेशन, जब 2 हेलोजन निकाल दिया था। तीसरा उसका एक एग्जाम्पल पढ़ा था हॉफमैन एक्सोस्टिव मिथाइल, मतलब NH3+ निकालते थे, NR3+। हाँ, इवन सीबी भी नहीं हो सकता, वो कंडीशन डिपेंडेंट है। हम कैसे भी करके इन दोनों एग्जाम्पल को हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि वो E2 नहीं हो सकता। फ्लोरीन वाला E2 नहीं हो सकता, इवन सीबी भी नहीं हो सकता। तो वो कौन सी रिएक्शन है? ये इनके बीच की रिएक्शन होती, तो हम E2 की कैटेगरी में रखें। वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा था। जब इवन सीबी के बारे में पूछता तो एग्जामिनर वहां पे बहुत पहले पूछा हुआ था उसने, तो उसने इवन सीबी की कैटेगरी में रखा, पर बाकी बुक ने क्या कर रखा है, इसको E2 में रखा है, तो हम E2 में रखेंगे इसको। क्लियर है? तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जब तक इवन सीबी का परफेक्ट एग्जाम्पल ना मिले तो आप कभी नहीं बोल सकते ये एग्जाम्पल इवन सीबी का है। हाँ जी, अरे समझ में आया कि 3 जगह यूज हुआ कि नहीं हुआ? ये क्लियर है? Ag2O के बारे में ये सबसे खास चीज है Ag2O की, ये इपोक्सीडेशन रिएक्शन एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ये इसके साथ रिएक्शन, इसके साथ रिएक्शन, इसके बाद हाइड्रोलिसिस करा लिया गया इसका, तो 2 OH जुड़ेंगे, वो भी एंटी। अच्छा, अगली रिएक्शन लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के हीटिंग में अगली जो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद डेल्टा, गामा, डेल्टा, ओमेगा हाइड्रोक्सी। तो एक एक करके इनको हीटिंग इफेक्ट में करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, पहला आता है आप लोगों का अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, हीटिंग इफेक्ट में अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा है अल्फा अमीनो, इसी के साथ हम पढ़ेंगे अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। एक मिनट जरा यहां देखिए, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ आपने क्या लिखा? अल्फा अमीनो भी लिखा, ठीक है। उससे पहले अल्फा अमीनो भी लिख लेना आप लोग, अल्फा अमीनो। अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं यहां पे कंपाउंड लेता हूं, जैसे मैंने यहां लिखा ROH, इसका रिएक्शन में कराता हूं R-COOOH, स्लाइटली एसिडिक मीडियम रखा मैंने, आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। मतलब इट इज एन एग्जांपल ऑफ एस्टरिफिकेशन, है कि नहीं है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो हमने यहां बना दिया ईस्टर। ये ईस्टर बना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वापस से, नॉर्मल कंडीशन में बना। तो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोक्सी, मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है R, ये है CH, ये है OH, ये C डबल बॉन्ड OH, इसको गर्म करता हूं। ये पोजीशन क्या है हमारी? अल्फा हाइड्रोक्सी, गर्म करते हैं। अल्कोहल भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ईस्टर बनने के पूरे चांसेस हैं, पर ईस्टर बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 3 मेंबर का ईस्टर स्टेबल नहीं है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है? डाइमराइजेशन करने। तो डाइमराइजेशन जब करेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे कंपाउंड RCH, ये हो जाएगा OH, यहां लिया हमने, सेम इसी तरीके से HCO, बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलिए, अब मुझे बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये क्वेश्चन पे बड़ा ध्यान देना। एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाली स्टेप आपको
एडवांस में जब क्वेश्चन आया था ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने उलझाया था। मैं बताता हूं कैसे उलझाया था। बिल्कुल यही दिया उसने, फिर उसके बाद उसने हीट करके ये प्रोडक्ट भी बनाया। जरा आप बनाइए, जरा देखिए और मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं ये बताइए आप। 3। टोटल नंबर ऑफ, अच्छा ये जो बनेगा इसको लेक्टाइड बोलते हैं। आपको मालूम है साइक्लिक ईस्टर को लेक्टोन, साइक्लिक एमाइड को लेक्टम, और अगर 2 ईस्टर ऐसे हैं तो इसको बोलते हैं लेक्टाइड। क्या बोलते हैं इसको? लेक्टाइड। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है और आपको कितने प्रोडक्ट बनते हैं। बनाया क्या आप लोगों ने यहां पे? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मुझे बताओ ये कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं इससे? इसमें कितने ऑप्टिकल एक्टिव? आप 3 बना रहे हो, 2 बना रहे हो, क्या क्या बना रहे हो? जल्दी से बताओ मुझे इसमें से। ये क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा, इस टाइप का क्वेश्चन। आपको, हाँ देखें इसमें जरा। आपको मालूम है इसकी अगर हम लोग बात करें इस मॉलिक्यूल की, आपने ये तो समझ में आया कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो पहले तो इसको ऐसे देख लेते हैं। मैं इसको ऐसे बोल देता हूं कि एक बार मैंने H ऊपर रखा, आर, एच आर। बताओ सी से या ट्रांस? सी से या ट्रांस? अच्छा एक एक प्रोडक्ट और आपका बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां पे हमने इसको ऐसे लिखा, हाँ जी, ये क्या है हमारा? ट्रांस। अब आपको मुझे ये बताना है इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन है। 2 तो ये बन ही गए, ठीक है। अब आपको बताना है इन दोनों में से ऑप्टिकली एक्टिव कौन है। समझ में आया कि नहीं आया? जब ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? सिस। मालूम है क्योंकि इस वाले मॉलिक्यूल में अगर बात करें, ठीक है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है बेटा। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी नहीं है, पर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि दोनों आर एक साइड है कि नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बने मालूम है आपको? ये 2 प्लस 1 इसका मिरर इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो ये किसको यूज करा हमने? अल्फा हाइड्रोक्सी। अगर मैं यहां NH2 रख लेता तो बताओ क्या बनता प्रोडक्ट? इस जगह NH2 रख देता तो NH आ जाता कि नहीं आ जाता? तो मतलब वो क्या बनता? अमाइड बनता कि नहीं बनता? तो अगर हम यहां पे ऐसे ले लेते, अल्फा अमीनो ले लेते, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनता? हर जगह NH आ जाता कि नहीं आ जाता? याद करो आपने ऐसा क्वेश्चन करा होगा कई बार, यहां NH और यहां NH आया होगा, ठीक है ना, और उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाली होगी आप लोगों ने। ऐसा क्वेश्चन कभी करा होगा आपने, रेस में देखा होगा NH NH करके आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए ठीक है। अरे अल्फा अमीनो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा मुझे आपको मालूम है एल्डोल कंडेंसेशन? एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डोल के बारे में जानते हो क्या आप? एल्डोल के बारे में बताओ क्या खासियत थी एल्डोल? बताइए एल्डोल में क्या खासियत थी? एल्डोल में OH कहां जुड़ा था? बीटा पोजीशन पे था कि नहीं था? उसको थोड़ा सा गर्म करते थे वो एलिमिनेशन हो जाता था कि नहीं हो जाता था? तो एक्चुअल में सेम वही कंडीशन क्या होगी अगर आपने अल्फा हाइड्रोक्सी की जगह यहां पे क्या ले लिया? बीटा हाइड्रोक्सी ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे ले लेते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बो, हम बीटा अमीनो भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? बीटा अमीनो। देखिए जरा यहां पे, अल्फा बीटा। मुझे बताओ इस्टिफिकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर विद इन ए मॉलिक्यूल। अरे विद इन ए मॉलिक्यूल हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों होगा? 4 मेंबर की रिंग नहीं बनाएंगे हम लोग।
हाँ ठीक है, मतलब नहीं बनेगा ना। हाँ तो ऐसे बोलो। अब बोलो इंटरमोलिकुलर हो सकता है क्या? एक मिनट, पहले हम ऊपर वाले को देखें, पहले वाले क्वेश्चन को देखें, अल्फा वाले को, तो उसमें हमने क्या करा था, पहले इंट्रा कराया था, नहीं हो पाया, तो हमने क्या करा दिया, इंटर। तो यहां पे भी देखते हैं, पहले आप मत, इंट्रा हो सकता है क्या? इंटर हो सकता है क्या? क्यों? कितने मेंबर की रिंग बन रही है? और अगर इंटर कराते हो तो कितने मेंबर की रिंग बन रही है? 8 मेंबर की रिंग। बात समझे कि नहीं समझे? 8 मेंबर की रिंग तो नहीं बनाएंगे। क्लियर है? तो क्या होता है इसके अंदर, जब हम इस मॉलिक्यूल को जब एक्सिस में हीट करते हैं तो इसमें होता है एलिमिनेशन। क्या हो जाता है? एलिमिनेशन। और कौन सा एलिमिनेशन फॉलो करते हैं? बिल्कुल एल्डोल वाला, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या करते हैं? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो प्रोडक्ट हमारा ये बन जाता है COOH। अगर यहां पे अगर अमीनो एसिड भी लिखा होता आपके सामने, अमीनो एसिड भी लिखा होता जैसे NH2 और हीट का साइन है, ना तो साइक्लिक अमाइड बनता, ना तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता, ना तो इंटरमोलिकुलर। एलिमिनेशन, वापस से कौन सा एलिमिनेशन? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा? इस तरीके से बन जाएगा, COOH। समझे? क्लियर है? यहां H2O रिलीज होगा, यहां अमोनिया गैस रिलीज होगा। फिर से, अगर मैं यहां पे बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह मैं वापस से डेल्टा गामा ले लेता हूं, फिर से, अब मुझे बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर हम गामा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं? यहां पे गामा हाइड्रोक्सी, जल्दी से लिखो, गामा हाइड्रोक्सी कार्बो, लिख रखा हो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों ने। गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने लिया कंपाउंड OH। अब बोलिए बेटा, यहां पे अगर हीट करा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? जल्दी बोलिए, कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 5 मेंबर की रिंग बनेगी कि नहीं बनेगी? क्योंकि यहां पे ईस्ट्रिफिकेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ईस्ट्रिफिकेशन यहां पे हो जाएगा, क्योंकि ये वाली पोजीशन क्या है आपकी, अगर देखा जाए तो ये वाली पोजीशन अल्फा बीटा और गामा, कितने की रिंग बनेगी? जल्दी बोलिए। 5 मेंबर। और उसको बोलेंगे क्या? लेक्टोन। लेक्टोन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब मालूम उस लेक्टोन का नाम क्या होगा? उस लेक्टोन का नाम होगा गामा लेक्टोन। अगर मैं, मेरी बात समझ रहे हो? ये OH स्टिफिकेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो प्रोडक्ट जो बनेगा 5 मेंबर का बनेगा कि नहीं बनेगा? इस तरीके से मैंने O और यहां आ जाएगा। अगर NH2 ले लेता तो यहां पे, तो यहां क्या आ जाता? NH आ जाता कि नहीं आ जाता? चलिए अगर इसी को छोड़ देते हैं हम लोग, तो गामा के बाद मैं डेल्टा ले लेता हूं, डेल्टा अमीनो, डेल्टा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म कर देता हूं मैं, डेल्टा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। डेल्टा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म कर लेते हैं हम लोग, यहां कंपाउंड ले लेते हैं, हाँ जी बोलिए, क्या बनेगा? 6 मेंबर का रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये हीटिंग इफेक्ट में जब हम लोग इसको करते हैं यहां पे, तो ये कंपाउंड हमारा ऐसे बन जाता है 6 मेंबर का। इसको क्या बोलते हैं बेटा? लेक्टम। क्या बोलते हैं? लेक्टम। अच्छा आपको मालूम है, अगर मैं यहां पे इसको इस तरीके से लिख देता हूं, ये NH ऐसे, आप इस नाम, इसको बताइए किसका नाम क्या? कैप्रोलेक्टम। याद आया कि नहीं आया? कौन सा बनाते हैं? नाइलॉन 6। होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर? होमोपॉलीमर। एक ही से बनाए कि नहीं बनाए? ठीक है ना? तो ये सिंपल लेक्टम और वो कैप्रोलेक्टम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। ठीक है, तो आज इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है इसकी हीटिंग इफेक्ट, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट बचा हुआ है, और आपको 2-3 रिएक्शन और बतानी है, अगली क्लास में बताएं कर्टियस श्मिट इनके बारे में। ठीक है ना? तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अगली आप लोग शीट सोल्व करके ले आना जो कार्बोक्सिलिक एसिड की दे रखी है। ठीक है? कितने क्वेश्चन है उसके अंदर?
ठीक है, तो अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे शीट को। ठीक है, और अगर हो जाता है टॉपिक तो एमाइंस भी स्टार्ट कर देंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जिसके अंदर बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, इनके बारे में डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे।